इंदौर इस समय कोरोना को लेकर पूरे देश में चर्चा में है। इंदौर को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं, उनमें से कुछ सच हैं और बहुत सी ऐसी है जिनका कोई वजूद ही नहीं है। देश और इंदौर की जनता के इन सब चीज़ों को लेकर कई सारे सवाल हैं। आज हमारे साथ हैं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी। वे इंदौर नगर निगम कमिश्नर भी रह चुके हैं। मनीष सिंह जी ने जब इंदौर के कलेक्टर का पदभार संभाला उस वक्त इंदौर में कोरोना प्रवेश कर चुका था। सर नमस्कार। सर ये सवाल है आपसे कि जब आपने इंदौर का पदभार ग्रहण किया उस वक्त इंदौर की वास्तविक स्थिति क्या थी, एक्चुअल स्थिति क्या थी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जब 28 तारीख की रात मैंने पदभार ग्रहण किया था कलेक्टर इंदौर का, उस समय कोरोना 3 मेजर लोकेलिटीज़ क्लस्टर से हमारा लगभग ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्प्रेडअप था। वहाँ पर बड़ी जनसंख्या थी, लगभग 4 से 5 लाख की जनसंख्या के 3 बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं जी। वहाँ पर था और पेशेंट्स बड़ी सीरियस हालत में निकल के आ रहे थे वहाँ से। अस्पतालों की स्थिति बहुत ख़राब थी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो उस समय काफ़ी हमारा शटर्ड था बिल्कुल जी। और पहला ही काम हम लोगों ने यही किया था कि सबसे पहले जो मरीज़ निकल के आ रहे थे उनका ट्रीटमेंट हो अस्पतालों में जी। 3 कैटेगरी अलग अलग बनाई थी हम लोगों ने, रेड येलो ग्रीन। रेड में जिसमें कि पॉजिटिव पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो, येलो जिसमें कि सस्पेक्टेड जो कोविड के मरीज़ थे उनका ट्रीटमेंट हो, और ग्रीन जिसमें कि कोविड से भिन्न जितने अन्य मरीज हैं 95% वही हैं मरीज़ दूसरे बीमारियों के, उनका इलाज हो। इस पर हम लोगों ने वर्क किया था उस समय। सर इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ इस बीच जब आपने काम शुरू किया तो एक टाटपट्टी वाखल की घटना होती है और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कुछ मारपीट हो जाती है। दोषियों पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इसके बाद एक बड़ी घटना के बाद स्वास्थ्य कर्मी और दूसरे स्टाफ का उसी जगह पर जाना और लोगों का इलाज करना, ये एक भरोसा जीतने वाली बात थी जिससे पूरे देश का नाम इंदौर में वो हुआ। और आज उसी इलाके से, उसी गली से हम लोग कुछ अच्छी खबरें भी पाते हैं। तो वो भरोसा उन लोगों का आपने किस तरह से जीता, उसके लिए क्या रणनीति अपनाई? जो ये 3 क्लस्टर्स मैंने बताए ये माइनॉरिटी एरिया के थे और कहीं ना कहीं उस समय माइनॉरिटी एरिया में भय का वातावरण भी था जी। कि अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी जा रहा है तो उनको लगता था कि वो उसके खिलाफ काम कर रहा है, पता नहीं, एक अलग तरह का भय था जी। उसमें हम लोगों ने साथ साथ काजी साहब हो गए या अन्य जो हमारे जब नगर निगम में था जो हमारे कॉर्पोरेटर्स थे उन वार्ड्स के 16 वार्ड अफेक्टेड थे तो 3 मेजर क्लस्टर्स में, उनसे बात की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया। लोकल जो स्थानीय जो सदर रहते हैं कई धर्म स्थलों के, उनको कॉन्फिडेंस में लिया और कहीं ना कहीं वो चीज़ बनाई। जो 1 तारीख घटना थी मेरे ज्वाइन करने के 2-3 दिन बाद ही घटना थी जो आपने टाटपट्टी वार्कल का जिक्र किया, उस समय केवल एक अंदरूनी भय के कारण उन लोगों ने इस तरह का हमला किया था। हमने रासुका भी लगाई थी, सख्त कार्रवाई की थी उसमें जी। और उसका उनके समाज में भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था ऐसे कार्य करने वालों का। ग्रेजुअली हम लोग विश्वास जीतने में सफल रहे और लोग सामने आए। हमारी सर्वे टीम जब जाती थी उनको भी सहयोग देने लग गए, जो स्वास्थ्य की डॉक्टर्स की टीम जाती थी उनको भी सहयोग दिया और वो एरिया हमारे तीनों लगभग 1 महीना लगा हम लोगों पर, ऑलमोस्ट 99.9% सेटल हो गए हैं, पूरे ठीक हो गए हैं पूरे जी। सर इंदौर नगर निगम कमिश्नर रहते हुए आपने शहर को अच्छी तरह से जाना, आप शहर को जानते भी हैं, तो वो अनुभव आपको यहाँ पर किस तरह से काम आया, इस पर थोड़ा बताइए। डेफिनेटली फ़ायदा हुआ। इंदौर एक बड़ा शहर है, कमर्शियल सिटी है, उसका एक जोग्राफिकल नॉलेज था पूरा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मैं फील करता हूँ, जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे सारे, उनसे एक जो संपर्क रहा है मेरा उस समय, वो बहुत काम आया। क्योंकि जनता को कन्विंस करने में, कॉन्फिडेंस में लेने में, हम लोग जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, फील्ड सर्वे टीम्स का, डॉक्टर्स किस प्रकार से लगे थे, किस प्रकार से आरटी टीम्स आ रही थी, वो जनता तक पहुंचाने में, प्लस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन्फोर्स करने में। क्योंकि सबसे बड़ा इलाज इसका लॉकडाउन है जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर। 29 तारीख से हम लोगों ने स्ट्रिक्ट कर्फ्यू यूज़ किया था और केवल अस्पताल और दवाई की दुकानें खोल के हम लोगों ने ये लॉकडाउन चलाया है पूरा। उसमें जो गरीब बस्तियों में जो अनाज का वितरण हुआ, खाने का वितरण हुआ, उस समय जनप्रतिनिधियों ने बहुत इसमें संभाला शहर को। और मैं मानूंगा कि नगर निगम का जो पीरियड था जिसमें कि मेरा संपर्क जनप्रतिनिधियों से था, वो बहुत काम आया शहर को संभालने में, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को इन्फोर्स करने में और जनता को संभालने में। एक सर ये सबसे बड़ी बात लोगों के बीच ये आ रही है कि लॉकडाउन इतना लंबा चलने के बावजूद इंदौर में अभी भी नए केसेस आ रहे हैं। तो जनता का एक सामान्य सवाल है, चूँकि एक अदृश्य वायरस है, एक अलग तरह की बीमारी है जिसका कभी सामना नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी का एक सवाल होता है कि इतना लंबा लॉकडाउन के बाद भी अभी भी पेशेंट आ रहे हैं, तो क्या प्रशासन चूक गया है या क्या हुआ है? तो इस पर थोड़ा सा आप बताएंगे तो लोगों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। देखिए, ये वायरस सही है और जब मार्च एंड में जब ज्वाइन किया था तो मैंने जैसे बताया कि 16 वार्ड हमारे बहुत गंभीर रूप से अफेक्टेड थे। जब 29 को हम लोगों ने कर्फ्यू लगाया, स्ट्रिक्ट इम्पोज किया, सब लोग घरों में जाके बैठे।
इन जो 3 बड़े क्लस्टर्स हैं इसमें नयापुरा रानीपुरा बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया भी है। कमर्शियल एरिया में पूरे शहर के लोगों का आना जाना होता है। साथ ही चूँकि उसके पहले सुबह 8 से 1 या 7 से 1 कर्फ्यू में ढील भी थी, इस कारण से काफ़ी सामाजिक एक मेल जोली बहुत है शहर में। जब लोग घर में जाके बैठे तो इन्फेक्शंस लेके बैठे वो लोग। तो 10-12 अप्रैल तक जब इंटेंसिव हम लोगों ने सर्वे सैम्पलिंग और टेस्टिंग कराई, उसमें ये मालूम पड़ा कि लगभग 50 वार्ड्स में हमारे इफेक्ट किया था इसका। तो बट नेचुरल है कि कोई वो 3 बड़े क्लस्टर्स में सीमित नहीं था कोरोना वायरस का इफेक्ट, इस पूरे 50 वार्डों में गया था। और उन्हीं सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं हम लोग इस समय। संख्या तो बढ़ेगी अगर हम लोग इंटेंसिव सैम्पलिंग सर्वे करते हैं, इंटेंसिव एरियाज़ में जहाँ शक होता है हम लोगों को वहाँ आइडेंटिफाई करते हैं, सैम्पलिंग कहाँ करनी है हम लोगों को, सैम्पलिंग करते हैं और उसमें से भी टेस्टिंग के रिजल्ट आते हैं, अकॉर्डिंगली कार्रवाई करते हैं आगे की। संख्या बढ़ने से कुछ चिंता की बात नहीं है। आज जो संख्या बढ़ रही है ये हम लोग आइडेंटिफाइड लोकेशन से जहाँ हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पर वायरस है इन मोहल्लों में, वहाँ एंड कर रहे हैं। और अच्छी एक स्वस्थ अवस्था में हम लोग पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और 7 दिन में ठीक हो जाते हैं वो। संख्या बढ़ने की चिंता नहीं करनी चाहिए। वायरस है सबके उससे जाएगा, कहीं ना कहीं हमको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। उसके लिए जागरूकता का भी हम लोगों ने काफ़ी एक कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, जन जागरण अभियान जो रेडियो जंगल्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो संख्या तो बढ़ती रहेगी है पर कंट्रोल में है शहर। और इसमें लोगों को सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को अगर सिम्टम्स आते हैं तो लोगों को आगे आना पड़ेगा। अस्पताल हमारे खाली हैं इस समय, वो इलाज कराना पड़ेगा अपना और 7 दिन में ठीक हो जाएंगे वो। सर, ये नए मरीज जिस तरह से आ रहे हैं और उसमें ये माना जा रहा है कि क्या ये प्रशासन के आइडेंटिफाई जो एरिया हैं उसमें से आ रहे हैं या कुछ नए इलाकों में भी इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल लोगों के बीच है कि क्वारंटाइन किए हुए मरीज हैं या जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है उनकी जानकारी है या नए मरीज आ रहे हैं, क्योंकि एक लॉकडाउन के बीच लोगों को कई सारी जानकारी मिल नहीं पा रही है। तो ये सवाल आ रहा है कि शायद कुछ ऐसे मरीज भी हैं शहर में जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिल पा रही है। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में हम लोगों ने मेजर रोड्स और मेजर जो मूवमेंट सर्कुलेशन एरियाज थे वहाँ तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा। पर कहीं ना कहीं जब लोगों ने मान लीजिए अवैध सब्जी कहीं विक्रय हो रहा है, हम लोगों ने काफ़ी टनों में सब्जियां जब्त की हैं, पर वहाँ गलती से लोग चले गए, वहाँ से कुछ उनको संक्रमण लग गया जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में आ रहा है। या कहीं किराने की दुकान में चोरी छुपे चले गए लेने, कुछ इस तरह के बड़ा शहर है, ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं। हम लोगों के समझाइश के बावजूद भी कई लोग किराना पे सामान लेने गए अवैध रूप से, उसमें लोगों को, जबकि किराना की दुकानें सब बंद हैं शहर में, उससे भी लोगों को हुआ है ये। या किसी पॉजिटिव संक्रमित मरीज के संपर्क में रहे हैं, उससे भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हुई है। तो ये जनरली जितने भी केसेस आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा किसी एक पॉजिटिव जो सिम्टम जिसके व्यक्ति के थे जो बाद में पॉजिटिव हुआ उसके संपर्क में थे, या कहीं ना कहीं उनका अवैध रूप से मूवमेंट हुआ है लोगों का, उस वजह से संक्रमित हुए हैं। तो जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें लोगों ने की हैं वहाँ गंभीर रूप से एक क्षेत्र में एक धर्मस्थल खुला था, वहाँ पर लोगों ने चोरी छुपे जाया करते थे साइड के छोटे दरवाजे से। जैसे ही हम लोग मालूम पड़ा हम लोगों ने बंद किया, पर तब तक 11 केस निकल के आए वहाँ पर। तो जहाँ भी लोगों ने वायलेशन किया, हम लोगों की बात नहीं सुनी, उसमें ही क्षेत्रों में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें हुई हैं। फिर एक क्षेत्र में जब आ जाता है उसके बाद किस व्यक्ति को जा रहा है फिर वो हम लोग नियंत्रण में चीज़ रहती नहीं है फिर वो, क्योंकि वायरस है या दृश्य एक दुश्मन है जिससे लड़ रहे हैं। ऐसे ही ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं ये। इंदौर के जो संक्रमित इलाके हैं, जो रेड जोन वाले इलाके हैं, उनमें एक हमने अलग तरह का बैरिकेटिंग देखी है। आमतौर पर पुलिस की जो बैरिकेटिंग होती है वो होती है, लेकिन वहाँ पर जाली लगाई गई है, अलग तरह के स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं ताकि संक्रमण न फैल पाए, लोग बाहर न निकल पाएँ। इस तरह की बैरिकेटिंग आमतौर पर युद्ध के समय या कश्मीर जैसे एरिया में हम लोगों ने देखी है। इसके पीछे कोई खास वजह क्या? पहले दिन से ही एक सख्ती को लोग कह रहे हैं कि ये एक जबरिया सख्ती है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सख्ती तो है और सख्ती की वजह से और लोगों का जो यहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन हैं शहर के। जी, जनप्रतिनिधियों ने समझाया, हम लोग ने बार बार समझाया आपके मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोगों ने उस चीज़ को माना। तो 99.9% लोगों ने माना, पर कुछ हर शहर में 0.1% ऐसे लोग होते हैं जिनको ये आदत रहती है वॉलेट करने की। उन पर हमने सख्ती भी की, कई लोगों गिरफ्तारियाँ भी की। इसी तारतम्य में हम लोगों ने जो कंटेनमेंट एरिया डिफाइन किए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि एक एंट्री और एक एग्ज़िट रहेगी। अगर एक एंट्री और एक एग्ज़िट बनानी है तो हम लोगों को बैरिकेटिंग के साथ साथ हम लोगों ने चेन लिंक जाली भी लगाई थी उसमें, जिससे कि लोगों का फिजिकली भी ना मूव कर सके इधर से उधर। पहले जब हम लोगों ने केवल बैरिकेटिंग की तो लोगों का फिजिकल मूवमेंट उससे कूद के हो जाता था, तो हम लोगों ने भी चेन लिंक जाली लगाई और उसमें कैमरे भी लगे, ऊपर से सभी कंट्रोल रूम बनाए गए लोकलाइज वे में, और लगभग ऐसे 400-500 कैमरेज हम लोगों ने कंटेनमेंट एरिया जो हमारे बड़े क्लस्टर्स हैं उसमें लगाए हुए हैं। इसका फ़र्क भी पड़ा है, इसी वजह से क्षेत्र संभले भी हैं वो।
यस, कलेक्टर मनीष सिंह जी का कहना है कि इंदौर में 99.9% लोग अनुशासित हैं। कुछ 1% लोग जो हैं उनकी वजह से लॉकडाउन में डिसिप्लिन टूटा है और कुछ मामले बड़े भी हैं। सर, ये 1% लोग जो हैं उनसे निपटने के लिए प्रशासन और क्या सख्ती कर सकता है? अब 0.1 बोलेंगे, एक फीसदी भी नहीं, बहुत ही कम लोग हैं। करी सख्ती करी है हम लोगों ने, और हर चीज़ की सख्ती की भी सीमा होती है एक्चुअली जी। तो समझाइश से हो सकता है, स्थानीय लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, समझाइश के माध्यम से हो सकता है, स्थानीय स्तर पर पुलिस ने भी सख्ती कुछ की है, और ग्रेजुअली कंट्रोल आई हैं उससे चीज़ें, सब तरह से करके हम कंट्रोल में लेके आए हैं चीज़ों को। पर स्टिल अभी भी हैं कई मोहल्लों में जो आइडेंटिफाई किए हैं हम लोगों ने, वहाँ हम लोगों की सर्वे सैम्पलिंग चल रही है, और उनको हम लोग वहाँ कंजेस्टेड एरियाज़ भी हैं बहुत, थाना MIG क्षेत्र में कुछ केसेस हैं, परदेसीपुरा थाने में कुछ मोहल्ले हैं, ऐसी सदर बाज़ार थाना, मल्हारगंज थाना, एरोडम थाने में कुछ क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, और यहाँ पर इंटेंसिव सर्वे, यहाँ सैम्पलिंग और टेस्टिंग वगैरह सब चल रही है। और जो कंजेस्टेड एरियाज़ में कहीं पॉजिटिव आता है तो वहाँ के रहवासियों को, जो भी उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, घर वाले या जो निकट के रिलेटिव जहाँ उठना बैठना रहा है, उनको हम लोग बाहर ले जाके क्वारंटाइन भी कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन से वो मुहिम हम लोगों ने फिर से तेज़ी से चालू की है, ताकि उन एरियाज़ में जहाँ हम लोग आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पर ये फैल सकता है, उनको कंट्रोल कर सकें हम लोग। एक बहुत बड़ी भूमिका 5000 लोगों की सर्वे टीम की मुझे दिखाई देती है शहर में। इस समय जब आदमी अपने पड़ोसी से बात करने में कतरा रहा है, ये 5000 लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ये एक योद्धा के तौर पर हमें दिखाई देते हैं सड़क पर। आप इनको लेकर क्या सोचते हैं? और ये हम लोगों की सबसे महत्वपूर्ण टीम्स हैं ये, और इसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी और स्कूल के टीचर्स भी लगे हैं, इनके ऊपर डॉक्टर्स हैं, ANM भी हैं, महिला बाल विकास के फील्ड स्टाफ है। और सबसे ज़्यादा जब शुरू में हम लोगों ने 5 या 6 अप्रैल को पहली ट्रेनिंग दी थी इन लोगों को, और तब वाकई भय था इन लोगों पे, तो ग्रेजुअली इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इन लोगों ने ये हेल्प की कि किसी भी घर में कोई संभावित सर्दी, खांसी, जुकाम या कोविड सिम्टम्स का कोई मरीज है, ऐप के माध्यम से हम लोगों ने पूरा मैनेज किया है इसको। उसमें ऐप के माध्यम से इन लोग जब घर घर गए तो उन्होंने टिक किया उसको कि जहाँ ऐसे संभावित पेशेंट्स हो सकते हैं, वहाँ डॉक्टर्स को वो नोटिफाई हुआ, डॉक्टर्स इमीडिएटली 2 घंटे में गए, चेक किया है, जहाँ पर ऐसा लगा कि सैम्पलिंग की आवश्यकता है या इनको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता है, एडवांस में हॉस्पिटलाइज किया। इन एक्टिविटीज़ ने हम लोग एक तो पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी हुई, जिससे कि पेशेंट्स का अर्ली डिटेक्शन हुआ, मोर्टेलिटी रेट हम लोगों का कम हुआ, प्लस उनका जो फैमिली मेम्बर्स को क्वारंटाइन करके फर्दर स्प्रेड को भी रोका हम लोगों ने। तो जो सर्वे की टीम हमारी लगी है, लगभग 1762 टीम्स लगी हैं पूरे शहर में, लगी है 30 लाख लोगों की मैपिंग कर रही हैं। 5000 से ज़्यादा की टीम है, अगर ऊपर जो पिरामिड बना है पूरे डॉक्टर्स तक का, 5000 की टीम है पूरी, और इसने बहुत की रोल प्ले किया है हम अर्ली डिटेक्शन के लिए मरीजों का, जो कि एक की रोल है इस समय इस तरह के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए। सर, मैंने सुना है कि जो सर्वे टीम के लोग हैं, इनके साथ आप प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा बिताते हैं, तो इसके साथ जो उनके जो अनुभव होते होंगे पूरे दिन के या चीज़ें होती होगी, उसमें कौन सी ऐसी कोई नई बात आपके सामने आई? इस शहर को लेके आपका पुराना अनुभव है, सारी चीज़ें हैं, और उनसे मिलने से, उनसे बात करने के पीछे आपका मकसद क्या रहता है? मेनली तो ये रहता है कि एक बार मैं मिलता रहूँ। 11 सेक्टर से बटा हुआ है पूरा शहर ये, और SDM बार है, तो हर टीम को रेगुलरली हम रोटेशन में बुलाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। तो मोटिवेट होती हैं टीम्स, उनकी समस्या सुनते हैं, कई प्रॉब्लम्स आती भी हैं सामने, तो उनको मोटिवेट भी किया हम लोगों ने। उनको भी अच्छा लगता है कि उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं, प्लस उनका अनुभव फील्ड का क्या है, या उनको जो सपोर्ट चाहिए ऊपर डॉक्टर से, डॉक्टर को सपोर्ट चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से, या RRTs का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो हमारे सर्वेलेंस डॉक्टर्स हैं, वो एक सिस्टम पूरा समझ में आता है कि जो सिस्टम बनाया है हम लोगों ने वो ठीक से काम कर रहा है, कि कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं। कई बार ऐसी चीज़ आई कि जो दवाइयाँ देनी है, सर्वे का विटामिन से रहती, विटामिन C, विटामिन D, जिंक, ये दवाइयाँ उनके पास में नहीं थी, या ORS घोल उनके पास नहीं था। डॉक्टरों के पास जो रिक्वायर्ड मेडिकेशन है वो दिक्कत थी, या उनको हमारे स्टोर से मिलने में थी। कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो इनके कार्य की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकती हैं या ख़राब कर सकती हैं, वो चीज़ें जानकारी आई। प्लस सबसे बड़ी बात ये थी मोटिवेट हुई सब कार्यकर्ता कि रेगुलर हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं इनसे, इनकी समस्याओं का ध्यान रख रहे हैं। इनके खाने पीने में कई बार रिपीटिशन, एक ही तरह के हलवाई का खाना बार बार गया इनके यहाँ, तो उसको लेके बहुत दुखी थी, वो हमको मालूम पड़ा तो चेंज किया। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक टीम की तरह, एक टीम वर्क है पूरा। ये सर्वे कार्यकर्ताओं से कोई एक ऐसी चीज़ आपको मिली होगी जिससे आपको लगा कि ऐसा इंदौर में ये भी हो रहा है, क्या मुझे तो पता ही नहीं था?
ऐसा कोई पॉइंट आया हो, क्योंकि वो लोग बहुत ज़मीनी तौर पे और ये सर्वे अलग कार्यकर्ताओं में जो टाटपट्टी बाखल का था, टाटपट्टी बाखल में शुरू में जो रेजिस्टेंस था, और जब रेजिस्टेंस वो डाइल्यूट हुआ वहाँ से बातचीत करके, उसके बाद जो स्वागत हुआ उनका, जी उसके अनुभव कुछ कार्यकर्ताओं ने बतलाए थे, उसको सुन के बड़ा अच्छा लगा कि जिस जगह पे एक समय में केवल कम्युनिकेशन गैप होने के कारण इतना एक उधम मची थी, पूरे जी। देश में मीडिया में आ गया था, और वहीं पे जब उन्हीं सर्वे की टीम और स्वास्थ्य की टीमों ने अच्छा काम किया, तो वो लोग कितना मोटिवेट हुए, स्थानीय लोग उन्होंने स्वागत किया उनका, तो वो जो उनके अनुभव थे सुन के अच्छा लगा वो। सर, एक बड़ा सवाल निजी अस्पतालों को लेके बार बार आ रहा है, जिससे लोग जो घरों में इलाज करवाना चाहते हैं वो भी डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही है कि एक्स्ट्रा बिलिंग हो रही है या प्रॉपर सैम्पलिंग नहीं हो पा रही लोगों की, या कुछ और दिक्कतें। इस तरह की शिकायतें आपके पास भी आई होगी, तो क्या कार्रवाई आप इस पे करते हैं और इसकी हकीकत क्या है? देखिए, निजी अस्पताल जो हम लोगों ने व्यवस्था की थी, सरकारी मुफ्त में इलाज की व्यवस्थाएं भी हैं, जिसमें अरविंदो है, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ मुफ्त इलाज भी हो रहा है, और अरविंदो की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है इलाज की, जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। इसी प्रकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिमांड भी आई कि जो लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं और अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्राइवेट रूम्स चाहते हैं, उसके लिए फिर हमने चौथराम अस्पताल निजी अस्पतालों को भी लिया। जी पर जब निजी अस्पतालों को लिया तो उसमें दोनों तरह की चीज़ थी। कुछ अस्पताल ऐसे थे जो वाकई कुछ हेड्स पे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। हम लोगों ने जब मीटिंग ली एक महीने की तो उनको क्लियर बतलाया उनको, और ऑफकोर्स जो स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल्स थे वहाँ ऐसा कोई वेरिएशन नहीं था उनके पुराने ट्रीटमेंट के रेट्स में और आपके ट्रीटमेंट रेट्स में। कुछ अस्पतालों में ज़रूर था और उसको हम लोगों ने चेक किया। प्लस थोड़ा जनता की अपेक्षा भी कन्फ्यूज़न भी था जनता को कि अगर कोविड हो गया है तो हमारा मुफ्त में ही इलाज होगा। वो भी एक धारणा जो जनता के मन में बन गई थी, उसको भी हम लोगों ने क्लियर किया कि नहीं, ऐसा नहीं, अगर मुफ्त में इलाज चाहिए तो यही अस्पताल है। प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी हम लोगों ने और वो चीज़ क्लैरिफाई की। पर फिर भी वो लोगों का थोड़ा रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि बीच में कुछ टेस्टिंग रिपोर्ट्स में डिले हुआ था हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी जो मशीन की कैपेसिटी थी या मेडिकल कॉलेज की लिमिटेड थी, सैम्पलिंग बहुत कर रहे थे हम लोग, तो उसमें सैंपल्स लगाने में टाइम लग रहा था उसमें, तो उसमें डिले जो हुआ मशीन में, कुछ दिल्ली भेजे सैंपल्स हम लोगों ने, वहाँ से भी टाइम लगा आने में। उसके कारण भी थोड़ा जब मरीज बेड पे रहा तो उनका इलाज बिल बढ़ा, तो उसको लेके भी थोड़ा इश्यूज़ आए थे। तो ग्रेजुअली उसको सॉर्ट आउट किए, बातचीत की, और सारे हॉस्पिटल संचालकों ने उसको माना भी, और ऑलमोस्ट मान के चलिए 90% जगह इस समय वैसी कोई शिकायतें नहीं आ रही हैं। 5-10% शिकायतें आती हैं, सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग उसको। मतलब एक ये बड़ा सवाल है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास मतलब जो बीपीएल कैटेगरी में नहीं है, वो भी अगर चाहे तो क्या मुफ्त में इलाज उसका हो पाएगा इंदौर में? बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास कोविड के मुफ्त इलाज करने के लिए 1600 से अधिक बेड कैपेसिटी की व्यवस्था है। 1156 है अरविंदो हॉस्पिटल में, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, प्राइवेट वार्ड्स भी हैं, प्राइवेट अलग से रूम्स भी हैं वहाँ पर। फिर MRTB हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज का, 80 कैपेसिटी है। चेस्ट टीबी वार्ड है मेडिकल कॉलेज का, उसमें भी 80 कैपेसिटी है। MTH हॉस्पिटल है, वो भी ग्रेजुअली अभी चालू कराया था हम लोगों ने, शुरू में थोड़ी दिक्कतें थी, वो भी 350 तक की कैपेसिटी का है। तो सफिशिएंट कैपेसिटी के हमारे यहाँ क्या है जहाँ लोग मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। और अरविंदो जैसे हॉस्पिटल भी हैं जहाँ गवर्नमेंट ने जहाँ एग्रीमेंट किया हुआ था पहले, अब ग्रेजुअली चौथराम और इंडेक्स से भी हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं। अभी जब हो जाएगा तो वहाँ भी मुफ्त में इलाज हो जाएगा। पर स्टिल 1700 की कैपेसिटी ऐसी थी हमारे यहाँ जिसमें कि लोग कंफर्टेबली इलाज कर सकते थे। और एट ए टाइम क्योंकि मरीज भर्ती हुए हैं, पीछे से डिस्चार्ज भी हुए, तो कभी भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहा है कि 1700 बेड कैपेसिटी क्रॉस की हुई मरीजों की। आज भी अगर देखेंगे कि 1800-1900 जो भी मरीज संख्या है, पीछे से हमारे 1000 डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो आज भी नेट कैपेसिटी देखेंगे तो 700-800-900 ही है केवल जो बस्तरों में है इस समय अस्पतालों में है। ठीक। बड़े शहर जो हैं रेड जोन के, उनमें ये हुआ है कि सैम्पलिंग कम कर दी गई है इन दिनों, जबकि इंदौर में शुरू में जो सैम्पलिंग थी उससे दुगनी सैम्पलिंग हो रही है। पिछले 3 दिनों में 5000 करीब सैंपल टेस्ट हुए हैं। तो ये सैम्पलिंग बढ़ाने के पीछे आपका कोई विशेष, जबकि बाकी लोग कम कर रहे हैं? देखिए, जो हम लोग का अनुभव रहा है कि अगर आपने एग्रेसिव सैम्पलिंग कराई, टेस्टिंग कराई, तो किसी भी क्षेत्र में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो किन मोहल्लों में इसका ज़्यादा वो हो रहा है, असर हो रहा है। उसको आप उसी स्टेज में कंट्रोल कर लीजिए, आप क्वारंटाइन कर दीजिए लोगों को, आप वहाँ स्प्रेड रोक सकते हैं। अगर आपको मालूम पड़ गया कि पर्टिकुलर किसी मोहल्ले में ये है और आइडेंटिफाई कर लिया मरीजों को, तो आप उसके जो आगे के प्रोटोकॉल्स हैं होम क्वारंटाइन करने के या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने के, उसके माध्यम से, सैनिटाइजेशन के माध्यम से और लॉकडाउन स्ट्रिक्ट करा के उस मोहल्ले में आप उस चीज़ को ईजिली, उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं 10 से 14 दिन में। इसलिए हम लोग एग्रेसिव सैम्पलिंग में जा रहे हैं कि जितने अधिक मोहल्लों में अगर गया भी है ये, तो अब कई जगह लोगों का ग्रेजुअली, चूँकि कम्युनिटी में जब मूवमेंट्स होते हैं या इलीगली लोग मिलते हैं आपस में, कई लोग नहीं मानते हैं, 30 लाख की पॉपुलेशन में कई लोग निकलते ही हैं, अपने सीरियसनेस नहीं समझते हैं इसकी। अगर इस प्रकार के मोहल्लों में इस तरह से इन्फेक्ट होके गए हैं वो, और कई मोहल्लों में ऐसा संभावना है हम लोगों की होगा ये, तो वही मोहल्लों को हम लोग एग्रेसिवली टेस्ट करा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अर्ली डिटेक्शन, जो मैंने पहले बतलाया
एक तो मरीज़ 7 दिन में ठीक हो जाता है, गंभीर हालत में नहीं होता है, और दूसरा उसका स्प्रेड रोक सकते हैं उस कॉलोनी के अंदर, वो बड़ा इफेक्टिवली हो जाता है 10 से 14 दिन में। सर एक बड़ा सवाल ये है कि इंदौर अभी जब आपने शुरुआत में इसका चार्ज लिया था तब से आज तक हम कितने फीसदी ये मान सकते हैं कि हमने ये लड़ाई जीत ली है? जब ज्वाइन किया था इनिशियल टेस्टिंग हम लोग करा रहे थे तो लगभग 35 से 40% तक हमारे पॉजिटिव सैंपल्स आ रहे थे 100 में से। जी। आज जब हम टेस्ट करा रहे हैं तो 10% के अंदर ही है, कभी वो 3.5% भी हो जाता है, कभी 6.5% हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ये इंटेंसिव सैम्पलिंग और टेस्टिंग के कारण प्लस इफेक्टिव लॉकडाउन मेजर के कारण जो सबसे बड़ा इलाज है इसका, और सर्वे की टीम्स की वर्किंग के कारण उससे जिससे अर्ली डिटेक्शन कर पा रहे हैं हम लोग, उसके कारण स्प्रेड में कमी तो काफ़ी आई है। मतलब हम मानेंगे कि कहाँ 30-35% रहा होगा एवरेज, वो कम होकर अब 8 से 9% तक या 6% तक आ रहा है पॉजिटिव सैंपल्स की परसेंटेज अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक सुधार हुआ है शहर में। मतलब ऐसे देखा जाए तो 75-80% से भी ज़्यादा सुधार हुआ है यहाँ पर चूँकि बड़ा स्प्रेड होने वाला ये वायरस है, ये कम्युनिकेबल हाईली कम्युनिकेबल वायरस है ये, इसलिए इसको टोटल कंट्रोल करना धीरे ग्रेजुअली करना पड़ेगा, और उसके बाद ही चीज़ें हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल होगी। क्योंकि ये जो लिमिटेड संख्या में वायरस अभी कुछ कॉलोनीज़ में अभी है, प्रेजेंस है इसकी, उससे एकदम से स्प्रेड हो सकता है। इसलिए मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करना स्टिल अभी हम लोग को लगता है कि शहर में अभी ज़रूरी है। एक आज रिपोर्ट आई है केंद्रीय कि 13,400 मरीज, एक अनुमान है वाला कि इंदौर में रिवर्स उसमें हो सकते हैं जून या जुलाई में। तो आपकी तैयारियां और चीज़ों को देखते हुए आप इस अनुमान के किस रूप में लेते हैं? क्योंकि लोगों में एक डर पैदा हो गया खबरों से कि 13,700 पेशेंट और बढ़ जाएंगे। जून जुलाई में एक स्पाइक आने के बारे में एंटिसिपेट किया गया है, और हम लोग उसी के लगे हैं कि जितना ज़्यादा अभी सैम्पलिंग टेस्टिंग कर लेंगे और मोहल्लों में जो ये वायरस मूव कर रहा है, जो आइडेंटिफाइड मोहल्ले हैं वहाँ ब्रेक कर लेंगे साइकिल उसकी, तो ये स्पाइक हमारे यहाँ उतना ज़्यादा नहीं आएगा। जितना अभी इंटेंसिव वर्क होगा, अभी जितना लॉकडाउन, जैसे 17 के लॉकडाउन को मेरा पूरा क्लियर मत है कि इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। कुछ एक्टिविटीज़ हम लोगों ने अपलिफ्ट की हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, पर जितनी कर दी हैं वो उसको हम लोग वेट एंड वॉच करके उसको हम लोग देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कोविड में। स्पाइक अगर खुलेगा शहर तो डेफिनेटली स्पाइक आना, किसी भी अगर एरिया में अगर ये खुलता है लॉकडाउन तो स्पाइक आएगा। तो उस स्पाइक को कैसे कंट्रोल किया जाए वही मेन बात है। एक तो ग्रेजुअल उसमें लिफ्टिंग होनी चाहिए, प्लस कोरोना के कंट्रोल मेजर्स जो हैं, लॉकडाउन, मोहल्ला वाइज लॉकडाउन या उसका सर्वे या उसका सैम्पलिंग टेस्टिंग, वो इंटेंसिवली करना चाहिए साथ साथ। तो उसके लिए तैयारी है। 13,000 जो फिगर आपने बताया है उसकी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, उसमें से लगभग 8,000 तो हमारे होम आइसोलेशन और CCC कैटेगरी में जाएंगे, और बाकी के लिए हम लोग अस्पतालों में व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग व्यवस्था हो जाएगी जो रिक्वायरमेंट दिए गए हैं उसमें। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल कि आप एक कितने दिनों में इस लॉकडाउन के खुलने की पूरी तरह एक संभावना देखते हैं? अभी जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, हम 75 से 80% चीज़ों को संभाल चुके हैं। देखिए, ऐसा एकदम से बतलाना कि इतने समय में पूरा ये ट्रीट हो जाएगा कोरोना के बारे में, मतलब विश्व में कोई नहीं बतला सकता है इसको। पर हाँ, आज बहुत इम्प्रूवड है। हम लोग ग्रेजुअली ही लिफ्ट करना चाहिए जो चीज़ें हैं, बहुत ही ग्रेजुअली लिफ्टिंग करेंगे इसकी। मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं रहूँगा कि कोई भी, लोगों में बड़ा उत्साह है इस समय कि उनके बिज़नेस खुल जाएँ, पर कहीं ना कहीं जो दूसरा पार्ट है, 15 से 20 अप्रैल में ऐसी स्थिति थी कि लोगों को बिज़नेस भूल गया था। अस्पताल हम लोग भर गए थे हमारे येलो हॉस्पिटल्स, और हम लोग को ये घबराहट थी कि इसके हर अस्पताल को येलो अस्पताल हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ कोविड के ट्रीटमेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी एक्टिविटीज़ हैं, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं, भले लोगों को नुकसान हो रहा है पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों का स्वास्थ्य। तो हम लोग उसी प्रकार से करेंगे कि बहुत ग्रेजुअल लिफ्टिंग करेंगे शहर की, इंटेंसिव सैम्पलिंग टेस्टिंग करते रहेंगे ताकि ग्रेजुअल रेजिस्टेंस बन सके लोगों में, जो एक अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती हैं या एक हर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्रिएट हो सके। वो जाना ज़रूरी है जब तक कि अब इसकी वैक्सीन या इसकी दवाई नहीं आती है।